हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपी टेट के मॉडल पेपर के बारे में और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी के जो 4 सब्जेक्ट रह जाते हैं उनको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो रहेगा उसमें सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे। जिस हिसाब से एमपी टेट के वर्ग 3 के पेपर में आना है उस हिसाब से इन क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है। तो आप कोशिश करिए कि इन क्वेश्चन को पहले आप सॉल्व करें और आपका कितना स्कोर होता है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो पहला क्वेश्चन है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन है 640, 280, 150 या फिर 390। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा 280, यानी कि 9 मंथ और कुछ दिन लगते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट में उसका जो आंसर होगा वो 280 होगा, और अगर मंथ में होगा तो 9 मंथ और कुछ दिन। खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था या फिर उपयुक्त सभी। तो पूर्व बाल्यावस्था मतलब अर्ली चाइल्डहुड या फिर लेटर चाइल्डहुड, इन दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन रहता है। तो जो खिलौनों की आयु है वो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाएगा, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, जो कि एज होती है 3 से 6 साल, यानी कि 3 to 6 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। विकास नहीं पूछा है इन्होंने, वृद्धि पूछा है, यानी कि ग्रोथ। और वृद्धि जो है वो उसको मापा जा सकता है, मतलब आपकी हाइट, लेंथ ये सारी चीज़ें होंगी जो वो वृद्धि में काउंट होंगी। तो अब आंसर देना है। ऑप्शन है पर्यावरण, आहार, स्वास्थ्य या फिर ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ये सभी। पर्यावरण भी प्रभावित करेगा वृद्धि को, आहार भी प्रभावित करेगा और स्वास्थ्य भी प्रभावित करेगा, यानी कि ये तीनों ऑप्शन ही प्रभावित करेंगे। तो जो आंसर है वो होगा ये सभी। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक बाह्य कारक है जो एक बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? बाह्य कारक पूछा गया तो शारीरिक, पर्यावरण, बुद्धिमत्ता, जैविक कारक या फिर आनुवांशिक कारक। तो आनुवांशिक कारक तो होगा नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा शारीरिक पर्यावरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विकास के निम्नलिखित किस नियम को अनुसारित करता है? ऑप्शन है निरंतरता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत या फिर समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ें। जो विशेष अवधि के दौरान विकास प्रगति करता है लेकिन इस अवधि में समायोजन के लिए विराम रहता है, तो ये जो सिद्धांत है ये किसके अंतर्गत आता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। सिद्धांत नहीं है यानी कि किसको छोड़ के, सिवाय, एक्सेप्ट, नॉट ये लिखा हो तो आंसर बहुत अच्छे से देना चाहिए। ऑप्शन है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होता है, या फिर सभी विकास एक क्रम का पालन करता है, सही है बात। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, ये भी सही है। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। तो जो कन्फ्यूजन है वो ऑप्शन नंबर ए और डी में होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है वंशानुक्रम, जैव अजैव, परिवार या फिर पशु। किसमें? प्राकृतिक पर्यावरण में। तो प्राकृतिक पर्यावरण में जो सम्मिलित होगा वो जैव और अजैव, यानी कि जैविक और अजैविक दोनों चीज़ें होंगी वो प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होंगी। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता की इकाई क्या है? क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, जीन या फिर युग्मज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जीन या जीन्स। मतलब आनुवांशिकता की इकाई किस हिसाब से आपको हेयर कलर मिल रहा है, किस हिसाब से आपको हाइट मिल रही है, ये सब आपके जीन्स पे डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से कौन सा सुपरस्टार या अतिमानव वह होता है जिसे ज़्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, दोनों या फिर उपयुक्त में से
कोई नहीं, यानी कि सुपरस्टार किसको कहा जाता है? जिसका चयन ज़्यादातर लोगों द्वारा किया जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें, वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, या फिर पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके। तो ये तो ऑप्शन गलत ही होगा। पाठ्यक्रम को सिर्फ पूरा करने के लिए उनको समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे। अब वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, यह ऑप्शन सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब बी क्या है? वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। तो सिर्फ प्रश्नों के उत्तर सीखना एक महत्वपूर्ण चीज़ नहीं होगी पेडागॉजी के हिसाब से। और शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, तो बेहतर तरीके से अगर नियंत्रित करना है तो अंतःक्रिया अगर वो करा रहे हैं तो इससे ज़्यादा मतलब ना करा के वो उस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सामाजिक कौशल सीखेंगे बच्चे जब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करेंगे और चीज़ें सीखेंगे। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत की अवस्थाओं का क्रम निम्न है, यानी कि पियाजे की जो 4 संज्ञानात्मक सिद्धांत हैं उनका क्रम पूछा गया है कि किस क्रम में है। ऑप्शन है, होपफुली आप लोगों को दिख रहा होगा चारों ऑप्शन साथ में। पहला ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक काल, संवेदनात्मक गामक काल, मूर्त संक्रियात्मक काल, या फिर औपचारिक संक्रियात्मक काल। इंग्लिश में बोल रहे जो लोग हिंदी में नहीं समझ पा रहे हैं। प्री ऑपरेशनल एज, सेंसरी मोटर स्टेज, या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एज, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल एज। तो इसका एक ट्रिक है जिससे आप याद रख सकते हैं पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्था की जो स्टेजेस हैं वो किस हिसाब से हैं। SPCF, यानी कि इंग्लिश से आप याद रख सकते हैं SPCF। S से सेंसरी मोटर स्टेज, P से प्री ऑपरेशनल स्टेज, और C से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, और F से फॉर्मल ऑपरेशनल। यानी कि संवेदनात्मक गामक काल, यानी कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन करने तथा प्रभावी शिक्षार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए क्या महत्वपूर्ण है? छोटी छोटी इकाइयों या खंडों में जानकारी प्रदान करना, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। विद्यार्थियों को सिखाना कि किस प्रकार से अपने अधगम का अनुवीक्षण करें, या फिर ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल नहीं होगा। इसके 2 ही ऑप्शन सही होंगे, या तो ए या फिर सी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। विद्यार्थियों को ये सिखाना कि वो अपने अधगम का खुद से मूल्यांकन करें या खुद से अवलोकन करें कि उन्होंने क्या सीखा है, अन्वीक्षण करें। अगला क्वेश्चन है, गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? अंतर्वैयक्तिक अभियोक्ता, भावनात्मक अभियोक्ता, स्थान संबंधी अभियोक्ता, या फिर भाषात्मक अभियोक्ता। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भावनात्मक अभियोक्ता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? यानी कि जो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है उसकी क्या आलोचना है? जब वो सिद्धांत प्रतिपादित हुआ तो किन लोगों ने किस बारे में उसकी आलोचना की वो बताना है। ऑप्शन है, यह आनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता, बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है, यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है, या फिर बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। तो इसकी जो मेन आलोचना है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऐसा कहा गया कि ये जो अभियोक्ताएं हैं ये एक्चुअली में एक टैलेंट है, कोई बुद्धि नहीं है, टैलेंट है जो पूर्ण तरीके से बुद्धि में विद्यमान है। अगला क्वेश्चन है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है? वाक्य, संकेत, प्रयोग, विज्ञान, स्वैनिम, या फिर रूपम। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी।
इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एमपी टेट के वर्ग 3 के पेपर में आएंगे। तो आप स्कोर एक बार ज़रूर बताना कि इस 30 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अगला क्वेश्चन है, प्रायः लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं, ये क्या दर्शाता है? सत्य धारणा है, लैंगिक पूर्वाग्रह पे आधारित धारणा है, या फिर अनुसंधान आधारित धारणा है, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा लैंगिक पूर्वाग्रह, यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप है। लोगों ने ऐसी धारणाएं बना रखी हैं पहले से कि लड़कियां गणित में कमज़ोर होती हैं या लड़के रो नहीं सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होंगी वो होंगी लैंगिक पूर्वाग्रह या फिर स्टीरियोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। जेंडर भूमिका अभिवृत्ति, जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, या फिर जेंडर भूमिका नैदानिकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। ये वही चीज़ कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण, मतलब जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण नहीं, सामाजिक भूमिकाओं के, मतलब वही चीज़ है कि सामाजिक भूमिकाओं के कारण, न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण जो सौंप दी गई है कि लड़कियां ऐसा काम करेंगी, लड़के ऐसा काम करेंगे, ये जो चीज़ होती है ये रूढ़िबद्धता है, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, ऐसा बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है, यह कथन क्या है? गलत है, क्योंकि ये बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है और वे स्वयं को अलग अलग महसूस कर सकते हैं। सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। या फिर गलत है, क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सही है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने साथियों के साथ अनेक प्रकार के कौशल सीखते हैं। लोगों, किसी और को कुछ आता है, किसी और को कुछ आता है, जब वो साथ में इंटरकनेक्ट करेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, एक वार्तालाप करेंगे, तो वो उससे कुछ चीज़ें सीखेंगे, सामाजिक कौशल सीखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को फीडबैक प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए, या फिर इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों को एक फीडबैक प्राप्त हो, मतलब कि ये पता चले कि कितना सीखा है और आगे कितना सिखाना है। इस तरीके का जब फीडबैक विद्यार्थी को, यानी कि स्टूडेंट और टीचर को प्राप्त होता है, तो आकलन इसीलिए उद्देश्यपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन है, वह मूल्यांकन जो शिक्षण या अनुदेश से पूर्व किया जाता है निम्न कहलाता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन, संचयी मूल्यांकन, आरंभिक मूल्यांकन, या फिर वैकल्पिक मूल्यांकन। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आरंभिक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है? लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, सत्य या असत्य, या फिर निबंधात्मक प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा सत्य या असत्य। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, यानी कि जैसे ये वाली जो सीरीज चल रही है जिसमें ऑप्शन होते हैं ABCD या 1 2 3 4 करके, तो उसमें सत्य और असत्य पे आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है? 16PF, TAT, रेवन का परीक्षण, या फिर ड्रा-ए-मैन परीक्षण। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा रेवन का परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विशेष शिक्षा संबंधित है पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में, कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, या फिर मेधावी छात्र के लिए शिक्षा से, या फिर शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा कम योग्य छात्रों को शैक्षिक कार्यक्रम से, यानी कि विशेष शिक्षा जो है वो कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा पर अधिकार अधिनियम यानी कि RTE एक्ट 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? यानी कि RTE एक्ट जो 2009 का है
उसके अकॉर्डिंग एक टीचर को कौन सा दायित्व पूरा करना है, पाठ्यक्रम का संचालन पूरा करना होगा, या फिर विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित होना होगा, या फिर संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, या फिर उपरोक्त सभी। तो आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार टीचर को ये तीनों चीज़ें माननी पड़ेंगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शब्द को सर्वाधिक उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। यानी कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, यानी कि जो समावेशी शब्द है जिसमें विशिष्ट सामान्य दोनों प्रकार के बच्चे, यानी कि विशेष बच्चे, स्पेशल बच्चे और जनरल बच्चे, नॉर्मल बच्चे, जब दोनों का समावेश हो तो वो कक्षा कहलाती है समावेशी कक्षा। अब स्पेशल बच्चे कैसे, कुछ कम प्रतिभा, मतलब जो होते हैं ज़्यादा प्रतिभावान वो बच्चे भी, और जो कम बुद्धि रखते हैं वो बच्चे भी, कोई ये देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, इस टाइप की भी बच्चे जब समावेश हो, मतलब इस टाइप के बच्चे जब क्लास में हो तो वो कक्षा समावेशी कक्षा कहलाती है। ऑप्शन है इसके, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा देना, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को विद्यालयों में विशिष्ट कक्षा में शिक्षा देना, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में अधिकतम समय शिक्षा देना, या फिर विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा देना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य कक्षा में पूरे समय शिक्षा देना। यही तो है इंक्लूसिव एजुकेशन, जब आप विशेष बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ एक सामान्य कक्षा में शिक्षा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, बस उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को करना है। जैसे कि कोई देख नहीं सकता तो उसके लिए आपको टेप रिकॉर्डर टाइप की चीज़ें या टच करके जो ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है वो सारी चीज़ें कक्षा में उपलब्ध करानी पड़ेगी। इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहती है ना कि कक्षा जो है वो बच्चों के लिए है, या स्कूल जो है वो बच्चे के लिए है, ना कि बच्चा स्कूल के लिए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी। ऑप्शन है मंदबुद्धिता, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा का सेवन, या फिर शैशव काल के समय दिमागी बुखार, या फिर शिक्षक की शिक्षण शैली। तो इन तीन के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी, इसके कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं होगी। अधिगम अक्षमता कौन सी, जैसे डिसलेक्सिया होती है, डिस्ग्राफिया होती है, इन सभी चीज़ों को अधिगम अक्षमता कहते हैं। डिसलेक्सिया पढ़ने लिखने से रिलेटेड है, डिस्ग्राफिया सिर्फ लिखने से रिलेटेड है। तो इस तरीके की ये कुछ अधिगम अक्षमताएं हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं या क्रिएटिव होते हैं जब भी किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। पुरस्कार के लिए ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, शिक्षक की डांट से बचने के लिए, अपनी रुचि से, या दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में आकर। तो बच्चे सबसे अधिक सृजनशील तब होंगे जब वो अपनी रुचि से किसी गतिविधि में भाग लेते हैं, यानी कि जब उनका उस चीज़ में इंटरेस्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था। चूहे, खरगोश, कुत्ते, या फिर बिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कुत्ते पर। अगला क्वेश्चन है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से, अभ्यासकार से, या फिर तत्परता से। तो इसका जो राइट आंसर है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम पूछा गया है तो प्राथमिक जो है वो होगा तत्परता से। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा विद्यालय वह है जो आदर्श उत्तरों को याद करने पर जोर दे। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ उत्तर को याद करना एक अच्छे विद्यालय का उत्तरदायित्व कभी नहीं होता है। जो कड़ी प्रतियोगिता की भावना पर जोर दे, ये भी नहीं होगा। जो बालक के सामाजिक स्तरीकरण को समझे तथा कक्षा के वातावरण को प्रगतिशील व प्रेरणास्पद बनाए। हो सकता है जहाँ प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे व बिना एक दूसरे के सहयोग से वैयक्तिक रूप से सीखे। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर डी क्यों नहीं होगा, अगर यहाँ तक होता सिर्फ कि जहाँ प्रत्येक बालक खुशी का अनुभव करे, अब बिना एक दूसरे के सहायता के सहयोग से, यानी कि वो इंटरकनेक्ट ही नहीं करा रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करा रहे, तो यहीं पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और इसका जो राइट आंसर है
वो होगा ऑप्शन नंबर सी। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और एक बार अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने इन 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और इसकी आगे की सीरीज़ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और पर्यावरण की सीरीज़, ये सारी आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।